स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रोसेस के बारे में। कल हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के सेकेंड पार्ट में फर्टिलाइजेशन की जो फर्स्ट स्टेप है एग्लूटिनेशन समूहन, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन की जो अंतःक्रिया है, इंटरएक्शन है, उसको समझा था। आज फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटेशन, जिसे हिंदी में योग्यता अर्जन के नाम से जाना जाता है, आज उस कैपेसिटेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात जो हमें ध्यान होनी चाहिए वो ये है कि जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस है या जो योग्यता अर्जन की प्रोसेस है, ये केवल और केवल उन एनिमल्स में होगी जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एक, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के समय इनसेमिनेशन वीर्य सेचन की क्रिया होती है। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर किसी जंतु में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य प्रकार का निषेचन होता है, तो उन एनिमल्स में कैपेसिटेशन की योग्यता अर्जन की कोई क्रिया या घटना निषेचन के दौरान नहीं होगी। लेकिन जिन जंतुओं में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक प्रकार का निषेचन है, उनमें क्या होगा कि जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उनमें इनसेमिनेशन की क्रिया होगी, वीर्य सेचन की, और फर्टिलाइजेशन के दौरान कैपेसिटेशन की घटना या ये जो क्रिया है वो दिखाई देगी। तो जो टॉपिक कैपेसिटेशन का हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, इसका संबंध केवल और केवल उन जंतुओं से है जिनमें आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जिनमें आंतरिक निषेचन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उन्हीं से हमारा आज का टॉपिक कैपेसिटेशन संबंधित है।
ओके, तो बात करेंगे केवल और केवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, आंतरिक निषेचन की। ओके, नंबर 1 की कैपेसिटेशन क्या है, ये क्रिया क्यों होती है, एक छोटी सी जानकारी हम पहले इस पे डिस्कस करें। नंबर 1, जो चीज हमें सबसे पहले समझनी चाहिए वो क्या है कि जब कैपेसिटेशन होगा, योग्यता अर्जन, तो उस समय जो शुक्राणु है, मेल गैमेट स्पर्म, उसकी आकारिकी में यानी मॉर्फोलॉजी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ड्यूरिंग कैपेसिटेशन नो चेंज इन स्पर्म मॉर्फोलॉजी, शुक्राणु की आकारिकी में कोई परिवर्तन योग्यता अर्जन के समय दिखाई नहीं देता या होता ही नहीं है। तो क्या होता है कैपेसिटेशन के समय, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, उसकी जो गतिशीलता है, उसकी जो सक्रियता है, केवल और केवल स्पर्म की इस मोटिलिटी में या इसकी गतिशीलता में, सक्रियता में परिवर्तन आते हैं इस कैपेसिटेशन की प्रोसेस के दौरान। तो एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि कैपेसिटेशन निषेचन के दौरान होने वाली एक क्रिया है और ये क्रिया हमें केवल और केवल उन जंतुओं के निषेचन के दौरान दिखाई देती हैं जिनमें आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जब कैपेसिटेशन होगा तो स्पर्म की आकारिकी में कोई चेंज नहीं आएगा, बाह्य आकारिकी परिवर्तित नहीं होती। तो क्या होगा, केवल शुक्राणु की जो मेल गैमेट है उसकी केवल और केवल मोटिलिटी चेंज होगी, सक्रियता बदलेगी, गतिशीलता में परिवर्तन आएंगे। यहां तक ठीक। अब बात यह है कैपेसिटेशन होता ही क्यों है, बात यह है। तो जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की तो उसकी 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 हम कल डिस्कस कर चुके हैं, एग्लूटिनेशन, समूहन, जिसमें हमने बात की थी कि एग्लूटिनेशन इज डिपेंड ऑन इंटरैक्शन ऑफ फर्टिलिजीन एंड एंटी फर्टिलिजीन। एक स्टेप तो वो थी। सेकंड स्टेप जो है उसे हमने नाम दिया है एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या होता है एक्रोसोमल रिएक्शन में कि जो शुक्राणु हैं वो क्या करेंगे कि उनके शीर्ष भाग पर, शुक्राणु के हेड वाले रीजन में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, कल डिस्कस करेंगे। ये एक्रोसोम अपना जो कंटेंट भरा हुआ है इसमें, जिसमें बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज करता है इस स्टेप में, एक्रोसोमल रिएक्शन में। और अंडाणु के चारों ओर जो कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, ये जो 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, ये एंजाइम्स एक्रोसोम के
उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगा, स्पर्म कैपेबल नहीं होगा एक्रोसोमल रिएक्शन को करने में। तो जो सेकंड स्टेप है, एक्रोसोमल रिएक्शन तभी हो पाएगी जब स्पर्म में कैपेसिटेशन की घटना हो जाएगी या प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप कॉर्टिकल रिएक्शन की होती है और लास्ट में एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण होता है। 1 by 1 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत यहां मुझे समझ में आती है कि क्या समझ में आता है कि कैपेसिटेशन से पहले जो स्पर्म है, मेल गैमीट है, शुक्राणु है, उनमें एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। तो जब तक योग्यता अर्जन नहीं हो जाएगा, शुक्राणु एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, या सीधा सा कहें कि शुक्राणुओं में बिना योग्यता अर्जन के अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता नहीं है। तो कैपेसिटेशन इसलिए जरूरी है कि बिना कैपेसिटेशन के मेल गैमिट या जो शुक्राणु है, स्पर्म है, ये अंडाणु को निषेचित करने में सक्षम नहीं है। तो योग्यता अर्जन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी एंड देन फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो पाएगा। तो कैपेसिटेशन वो घटना है, कैपेसिटेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेल गैमिट शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता हासिल करते हैं। उसी क्षमता को हासिल करना योग्यता अर्जन, कैपेसिटेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब ये क्रिया कहां पर हो रही है कि ये जो क्षमता शुक्राणु हासिल कर रहे हैं, ये क्षमता वो कहां हासिल करेंगे उस पे मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो जब इंसेमिनेशन की प्रोसेस हुई, वीर्य सेचन की, शुक्राणुओं को योनि मार्ग में ट्रांसफर किया गया है मेल पार्टनर के द्वारा। तो जब ये योनि मार्ग में, यानी जो मादा का प्रजनन पथ जो है, फीमेल जेनिटल ट्रैक, मादा प्रजनन पथ, उसमें ये वीर्य सेचन के द्वारा शुक्राणु मुक्त किए गए हैं और इन्हें अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका तक पहुंचना है जहां अंडाणु है। तो जब ये शुक्राणु योनि, गर्भाशय और वहां से होते हुए फैलोपियन नलिका तक पहुंचेंगे, मतलब जब ये शुक्राणु मादा के प्रजनन पथ में या जो फीमेल जेनिटल ट्रैक है उसमें उपस्थित हैं या उसमें जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी दौरान कैपेसिटेशन की क्रिया होती है। तो क्रिया कहां हुई? तो कैपेसिटेशन की प्रोसेस फीमेल के जेनिटल ट्रैक में होती है। तो योनि मार्ग, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, यहां पर ये योग्यता अर्जन, कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है। अब लास्ट बात डिस्कस करूंगा कि आखिर कैपेसिटेशन के समय ऐसे क्या परिवर्तन आते हैं, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी, एक्टिविटी चेंज हो जाती है और उसमें ओवम को फर्टिलाइज करने की या उसमें एक्रोसोमल रिएक्शन को करने की
कैपेबिलिटी आ जाती है। मैंने बेसिकली यहां पर ऐसे 4 चेंजेस लिए हैं केवल। तो इन 4 परिवर्तनों के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटेशन के समय क्या क्या परिवर्तन शुक्राणु में आते हैं, जिसके कारण शुक्राणु की मोटिलिटी परिवर्तित हो जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन कर पाते हैं और अंडाणु का निषेचन कर पाते हैं। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं, मैं उन पे बात कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहली मैंने बात की कि कैपेसिटेशन की शुरुआत या कैपेसिटेशन इंड्यूस कि कौन सी ऐसी घटना है जो कैपेसिटेशन को इनिशिएट, इंड्यूस, प्रेरित करे, तो उस घटना का नाम है कोलेस्टेरॉल रिमूवल। कि शुक्राणु के चारों ओर, उसका जो हेड है, उस हेड के चारों ओर कोलेस्टेरॉल का जमाव है। तो पहला परिवर्तन होगा कि जब ये शुक्राणु वीर्य सेचन के बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक में है, मादा के प्रजनन पथ में है, तो पहला काम होगा ये कोलेस्टेरॉल यहां से हटने शुरू हो जाएंगे। तो कोलेस्टेरॉल का रिमूवल इस कैपेसिटेशन की प्रोसेस को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। तो जब ये कोलेस्टेरॉल हटेंगे तो उस समय क्या होगा कि फीमेल के जेनिटल ट्रैक में एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन आएगा कोलेस्ट्रॉल की जगह। तो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हटता जाएगा और उसकी जगह फीमेल के जेनिटल ट्रैक में जो एल्ब्यूमिन है वो उसकी जगह आके व्यवस्थित होता जाएगा। पहला परिवर्तन ये हुआ कोलेस्ट्रॉल रिमूवल का। नंबर 2, जो शुक्राणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो निगेटिवली चार्ज्ड है, यानी उसका जो विभव है वो माइनस में है, यानी वो पोलराइज्ड स्थिति में है। अंदर झिल्ली के नेगेटिव चार्ज हैं, झिल्ली के बाहर पॉजिटिव चार्ज। इस स्थिति को हम कहते हैं ध्रुवित अवस्था, हिंदी में और अंग्रेजी में पोलराइज्ड स्टेज। इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जब ये मादा के प्रजनन पथ में है शुक्राणु, तो अचानक से परमिएबिलिटी, जो पारगम्यता है झिल्ली की, वो बढ़ जाती है। तो जब झिल्ली की पारगम्यता बढ़ती है तो उसके कारण झिल्ली हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है, अति ध्रुवित हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो शुक्राणु है उसके भीतर कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये कैल्शियम एक्रोसोमल रिएक्शन, जब हम थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे, सेकेंड स्टेप, तो वहां डिस्कस करेंगे क्या होता है एक्रोसोमल रिएक्शन में। उसमें ये कैल्शियम आयन का बढ़ा हुआ लेवल उपयोगी होता है और एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए आवश्यक होता है। तो मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है कैपेसिटेशन के समय, क्योंकि झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाती है और उसके कारण स्पर्म के भीतर, शुक्राणु के भीतर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर 3, तीसरे परिवर्तन की मैं बात करूंगा कि जब हम इनसेमिनेशन के द्वारा जो स्पर्म आए उनकी स्ट्रक्चर देखें कि वीर्य सेचन हुआ, योनि मार्ग में जो शुक्राणु डिस्चार्ज किए गए, तो हम क्या देखते हैं कि शुक्राणु की पूरी लंबाई में
उसकी संपूर्ण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको लिपिड रेफ्ट दिखाई देंगे। क्या है लिपिड रेफ्ट? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वसा के अणु या जो कोलेस्ट्रॉल के जैसे अणु हैं वो जाकर वसा अम्ल जो है उनके साथ जुड़े रहते हैं, इसको कहते हैं लिपिड रेफ्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सभी जगहों पर ये प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटेशन होगा तो हम क्या देखते हैं कि ये लिपिड रेफ्ट्स केवल और केवल शुक्राणु के शीर्ष भाग में जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं, बाकी कहीं पर लिपिड रेफ्ट नहीं रहते। लिपिड रेफ्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमिएबिलिटी, कोशिका झिल्ली की जो फ्लूइडिटी है, तरलता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिपिड रेफ्ट अब सभी जगहों पर नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अब ये केवल और केवल शुक्राणु के शीर्ष भाग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहीं पर प्रेजेंट होंगे। तीसरा है कि शुक्राणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अणु धीरे धीरे ये यहां से निकलते जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में रिकॉग्निशन में कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़े, अटैच हो, उसमें ये समस्या करते हैं, जुड़ने नहीं देते उन्हें। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रिमूवल की प्रोसेस भी कैपेसिटेशन के दौरान होती है। तो ये हमने डिस्कस किया कैपेसिटेशन की प्रोसेस के बारे में, योग्यता अर्जन की प्रोसेस के बारे में। योग्यता अर्जन क्या है, क्यों जरूरी है, ये परिवर्तन कहाँ पर होंगे, ऐसे कुल 4 परिवर्तन हैं, वो परिवर्तन क्या क्या है ये आपको आज समझ में आया होगा। आई थिंक आज का जो लेक्चर था योग्यता अर्जन, कैपेसिटेशन, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट नोट, कैपेसिटेशन योग्यता अर्जन पे पूछा जाता है। 5 बातें आपको लिखनी है। कैपेसिटेशन केवल और केवल उन्हीं जंतुओं में निषेचन के दौरान होगा जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, पहली चीज। दूसरी बात, योग्यता अर्जन के समय शुक्राणु की आकारिकी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल उसकी मोटिलिटी, सक्रियता, एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। तीसरी बात, कैपेसिटेशन जरूरी क्यों है? तो बिना कैपेसिटेशन के शुक्राणु में अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता नहीं होती है, या एक्रोसोमल रिएक्शंस कंप्लीट करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। ये चीज हो गई। और लास्ट में कैपेसिटेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। कैपेसिटेशन में कोलेस्ट्रॉल रिमूवल होगा, और यही जो पहला स्टेप है, पहला परिवर्तन है, ये कैपेसिटेशन की प्रोसेस को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। इसके बाद कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, लिपिड रेफ्ट की व्यवस्था बदलेगी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है शुक्राणु की, वो भी पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें हम फर्टिलाइजेशन की सेकंड स्टेप, जिसे हम एक्रोसोमल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।